नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 859 मरीज मिले हैं। वहीं एमपी में अब तक 38,157 कोरोना संक्रमित हुए हैं। एमपी में आज 15 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एमपी में अब तक 972 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और आज 732 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब तक 28,353 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें मध्य प्रदेश में तो 8,827 है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार करने के लिए मध्य प्रदेश में वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। वेबिनार में आज दूसरे दिन सुशासन विषय पर मंथन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता को ईज ऑफ लाइफ देना सरकार का मकसद है। आम आदमी की जिंदगी सरल हो, उसे किसी कार्यालय के चक्कर ना लगाने पड़े, यही सुशासन है। और इसे लागू करने के लिए प्रदेश में अब तक जो काम हुआ है उसे तकनीकी सहयोग से और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना होगा। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर कोरोना की चुनौती को अवसर में बदलने की जरूरत है। प्रदेश इस दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए जरूरी है कि प्रत्येक विभाग के लक्ष्य निर्धारित हो और हर तिमाही में बजट का सदुपयोग होता रहे। 4 सब ग्रुप हमारे बने थे और चारों सब ग्रुप में एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ई गवर्नेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन एवं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, तीसरा अपडेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेगुलेशंस, एक्ट, रूल्स, गाइडलाइंस और चौथा ग्रीवांस रिड्रेसल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सभी वरिष्ठ अधिकारी रहे, विभागाध्यक्ष, इन लोगों ने हिस्सा लिया और पूरे देश के और देश के बाहर के भी विशेषज्ञ इसमें हमारा मार्गदर्शन किए। माननीय मंत्रीगण उसमें सम्मिलित रहे। माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जो प्रेसिडेंट हैं इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशनशिप के, उन्होंने मार्गदर्शन किया। उसके आधार पे पूरे विचार विमर्श के उपरांत जो है एक जो सुझाव आएंगे उन्हें संकलित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब शासन के निर्देशों के अनुरूप उनको उनके क्रियान्वयन के लिए डिटेल्स जो गाइडलाइंस हैं वो जारी की जाएंगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सिंधिया पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सिंधिया को लापरवाह जनप्रतिनिधि करार देते हुए उनसे 2 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधिया ने 2 मुद्दों पर सड़क पर उतरने का ऐलान किया था, किसानों की कर्ज माफी और अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण, और फिर सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। लेकिन ये दोनों मांग अब तक क्यों पूरी नहीं हुई? आखिर दोनों मुद्दों पर सिंधिया मौन क्यों है? जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सिंधिया अपने हितों को साधकर राज्यसभा सांसद बन गए, समर्थकों को मंत्री बना दिया और जनता की भावना की हत्या कर अब ट्विटर के माध्यम से सरकार चला रहे हैं। तो अब उनने 2 मुद्दों के लिए सड़क पे आने की बात की थी। किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण होना चाहिए। दोनों पे मौन है। अपना हित साधा और खुद राज्यसभा मेंबर बन गए, अपने लोगों को मंत्री बनवा दिया और अब ट्विटर से सरकार को संदेश देते हैं। लापरवाह जनप्रतिनिधि क्या होता है, उसका व्यवहार है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के बागियों की मुश्किलें बढ़ सकती है और खासकर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर। दरअसल कांग्रेस के बागियों की बीजेपी में एंट्री के बाद बीजेपी के कई नेताओं को उनकी सियासी जमीन खिसकने का डर है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात कर टिकट की शर्त रख दी। हालांकि अभी इस पर सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस उन्हें हर तरह से परखने में लगी है। इधर कांग्रेस की नजर बीजेपी संगठन से नाराज चल रहे नेताओं पर है। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चंबल क्षेत्र के कई नेताओं से संपर्क में है। इसमें पूर्व मंत्री अरूप मिश्रा, सतीश सिकरवार, पूर्व मंत्री राजेश शुक्ला, पूर्व मंत्री जयसिंह कुशवाहा, विधायक परशुराम मुदगल, पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार और रुस्तम सिंह जैसे नाम शामिल हैं। कि बीजेपी के कई नेता ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में आए, लेकिन उन सबकी चाहत है कि उन्हें टिकट दिया जाए। कांग्रेस पार्टी में चाहे विरोधी दल के हों, चाहे सामान्य लोग हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है, उनको शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समावेश अपनाने के लिए
कई विधायक एक दूसरे के संपर्क में हैं। आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी है, जैसे पूरी तरह कांग्रेस छिन्न-भिन्न हो चुकी है। और विश्व आदिवासी दिवस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ वर्चुअल सभा करने जा रहे हैं, जिसके जरिए वो आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कमलनाथ वनवासियों और आदिवासियों से संवाद भी करेंगे। कमलनाथ आदिवासियों को बताएंगे कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजना चलाई थी और उनके जरिए आदिवासियों को कितना लाभ मिल रहा था। कमलनाथ ये भी बताएंगे कि गुड गवर्नेंस के लिए कमिटेड सरकार को कैसे गिरा दिया जाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने न केवल आदिवासियों बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर काम किया है। हर वर्ष आदिवासी दिवस बड़े पैमाने पे कांग्रेस मनाती है। कोरोना का संक्रमण काल है, इसलिए वर्चुअल मीटिंग करने का कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है। आने वाले समय में उनके लिए हम क्या और अच्छी योजनाएं ला सकते हैं, उनके बारे में भी कमलनाथ जी वनवासी भाइयों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ के उस ट्वीट पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 महीने से आधा वेतन देने का आरोप लगाया था। मंत्री इमरती देवी ने कहा कि किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहकारिता सहायिका को आधा वेतन नहीं दिया गया है, बल्कि उनके 2 महीने का वेतन रुका था, वो भी उन्हें दे दिया गया है। इमरती देवी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते ग्वालियर में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का निधन हुआ था। उसकी बेटी को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, साथ ही उसे आंगनबाड़ी में नौकरी भी दी गई। इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस के पास अब बोलने को कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो झूठ बोल रही है। 10,000 तनख्वाह मिलती है, हमारी कार्यकर्ता को 5,000 हमारी सहायिका को मिलती है और पूरी वेतन मिलेगी। 2 महीना की तनख्वाह हमारी कार्यकर्ता की थी, 2 महीना की रुकी थी, वो पूरी हमारे तनख्वाह कार्यकर्ताओं के खाते में पहुंच गई। और मुरैना के बामूरा थाना क्षेत्र में 13 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है, जहां 5 आरोपियों को 48 घंटे तक वारदात उन्हें पकड़ लिया गया। पीड़ित का आरोप है कि 4 अगस्त को आरोपियों ने तालाब के पास से उसे अगवा कर जंगल ले गए थे, जहां वो 2 दिन तक इस वारदात को अंजाम देते रहे। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर आरोपी वहां से भाग गए। पीड़िता जंगल से किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की संगीनता को ध्यान देखते हुए तुरंत टीम गठित की गई और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए गए। उसके तहत में बामोर एसडीओपी और बामोर टीआई साहब ने तुरंत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सिंगरौली में ऑडियो वायरल मामले को लेकर गंभीरता से इसे लेते हुए एसपी और एएसआई जेपी वर्मा सहित चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल बीते दिनों सराई थाना अंतर्गत निवास चौकी में पदस्थ एएसआई जेपी वर्मा का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें एएसआई फरियादी से गाली गलौज कर रहे थे और पैसे लेन देन की बात कर रहे थे, जिसे IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद एसपी वीरेंद्र सिंह ने चौकी प्रभारी सूरज सिंह और एएसआई जेपी वर्मा को निलंबित कर दिया है। फिलहाल संदीप नामदेव को चौकी प्रभारी की कमान सौंपी गई है। हालांकि IBC 24 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। विदिशा की गंधबासुदा पुलिस ने लगभग 6.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद करने में कामयाबी पाई है। देहात पुलिस ने पचमा रोड पर मुखबिर की सूचना पर सघन तलाशी की और अर्टिगा सवार दोनों आरोपियों से 6.25 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। वहीं इनके पास से 50,000 रुपए भी जब्त हुए हैं। दोनों आरोपी गुजरात पासिंग अर्टिगा पर सवार होकर जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि एक पकड़ा गया है। एक आरोपी अश्विनी कुमार नवाड़िया सूरत गुजरात का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी राजेंद्र दत्त जोशी भुसावल महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसकी सूचना पर पचमा रोड पे गंधबासुदा में गाड़ी को रोका गया। गुजरात पासिंग गाड़ी थी, जिसमें 2 व्यक्ति अश्विन और दीपेन जोशी नाम के व्यक्ति सवार थे, जिनकी तलाशी लेने पर उनके पास 6.25 लाख के लगभग नकली नोट 2-2 हज़ार के एक ही सीरीज के और असली नोट 50,000 मिले हैं और ये ठगी करते हैं। भिंड के दबो इलाके के अंदियारी गांव में एक पिता अपनी 3 बच्चियों के साथ कुएं में कूदकर उसने जान दे दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम राजेश और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बातचीत राजेश के पिता उसके घर पहुंचकर बात को शांत करवा रहे थे। उसके बाद राजेश की पत्नी सुमन और उनके 3 साल के बेटे को अपने घर लेकर चले गए। रात में गुस्से में आकर राजेश ने अपनी 5
साल की, 8 साल की और 10 साल की 3 बच्चियों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। सुबह तलाश करने पर कुएं में एक बच्ची की लाश दिखी। सूचना पर पुलिस पहुंची और बाकियों के शव बाहर निकाले। लेजर सेलिंग में देश के लिए कांस्य पदक लाने वाली होशंगाबाद की हर्षिता तोमर और इन दिनों अपने गांव में रैसलपुर में है। हर्षिता अपने खेतों में धान रोप रही हैं। उन्होंने कहा कि शहरों की आबोहवा कोरोना वायरस के कारण ठीक नहीं है, वहां मिलने वाली फल सब्जी सब मिलावटी है। इन सब से बचने के लिए वे अपने गांव आई हैं। हर्षिता ने कहा कि खेतों में काम करने के कारण शारीरिक व्यायाम भी पूरा हो जाता है और डाइट में भी ताज़ा हरी और पत्तेदार सब्जियां मिल जाती हैं। आपको बता दें कि जकार्ता में हुए एशियन गेम्स 2018 में हर्षिता तोमर ने लेजर सेलिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर देश प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। तो कुछ भी फ्रेश नहीं मिलता वहाँ पे, तो जैसे अगर गांव वगैरह है वहाँ पे सब कुछ एकदम ओरिजिनल खेत वाला रहता है, लाइक डायरेक्ट खेत वाला, और सब एकदम फ्रेश रहता है। हवा भी काफ़ी शुद्ध रहती है और अपने परिवार वालों को, जानवरों को आप जान सकते हो, तो वो बहुत एक अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है और वो एक्सपीरियंस हमें लाइफ में करना चाहिए। विदिशा में किसानों से समर्थन मूल्य पर करीब 7 लाख टन गेहूं खरीदा गया था, जिसमें 1,36,000 क्विंटल गेहूं गोदाम में सड़ चुका है, जिसमें से 17,000 क्विंटल गेहूं तो मवेशियों के खाने लायक भी नहीं है। अब नागरिक आपूर्ति निगम इस गेहूं की नीलामी कर रहा है, जिसे 521 रुपए से 571 रुपए क्विंटल में बेचा जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विधायक का कहना है कि ये खराब गेहूं व्यापारियों को बेचा जा रहा है, जिसे व्यापारी दूसरे गेहूं में मिलाकर बेचेंगे, जिसके खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। गेहूं व्यापारियों को बेचा जाएगा 571 रुपये और 600 रुपये क्विंटल में, तो उसका उपयोग व्यापारी क्या करेगा, और व्यापारी जब उसे किसी अच्छे माल में मिला के बेचेगा तो निश्चित रूप से हमारी जनता को खाने में नुकसान होगा। बैतूल के सरकारी स्कूलों में बांटी जाने वाली किताबों के ताप्ती नदी में बहने के मामले में डीपीसी का बयान सामने आया है। डीपीसी का कहना है कि चांदू और धामान्या स्कूलों में पहुंची किताबों की जांच कराई जा रही है। जितनी मात्रा में किताबें दी गई थी वहां पर उतनी संख्या में उपलब्ध मिली हैं। किसी भी तरह से किताबों के बह जाने का मामला सामने नहीं आया। चांदू जा रही थी ये ट्रैक्टर पुस्तक लेकर, लेकिन ये नदी पार करते हुए ट्रैक्टर बीच में भीगने का जरूर मैं मान सकता हूँ कि शायद नीचे से पानी गया होगा तो भीगी होंगी। जितनी संख्या में इशू की थी उतनी संख्या विद्यालय में पहुँच गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी आज हमारे वहीं गए हैं, वो जैसी भी रिपोर्ट देते हैं उसके हिसाब से फिर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा करता था, सरकार वही करेंगे। इंदौर में पुलिस अब सालों से पेंडिंग मामलों को लेकर एक अभियान चलाने वाली है और इस अभियान में पुलिस एक मर्ग डायरी बनाएगी, जिसमें संदिग्ध मौत, दुर्घटना से मौत और हाई प्रोफाइल मामलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इसमें अंधे कत्ल के मामलों को भी नोट किया जाएगा और इस मामले को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। वहीं सभी थानों में ऐसे आने वाले केसेस की जानकारी ली जाएगी। इनकी स्टेटस रिपोर्ट बनाकर डीआईजी के समक्ष पेश की जाएगी। कॉलेज में पीजी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए यूजी के पहले और दूसरे वर्ष के अंकों को आधार बनाया जाएगा और इसी आधार पर प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने अभी तक इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को इसकी गाइडलाइन से अवगत नहीं कराया है। इधर स्टूडेंट्स इस कश्मकश में हैं कि उन्हें जनरल प्रमोशन मिलेगा या नहीं। बच्चों को समझे, ठीक है, उनके स्टूडेंट छात्रों को समझे कि वो किस हिसाब से चाहते हैं। और अभी फिलहाल में अगर महामारी चल रही है तो उसको देख के ये देखे कि अगर ऑनलाइन भी करवा रहे वो तो किस मतलब क्या हो रहा है, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ होना चाहिए। ये सब दिशा निर्देश अगले हफ्ते के वाले में बिल्कुल पूरी डिटेल्स में जारी हो जाएंगे। अब क्योंकि फाइनल के रिजल्ट तो अभी बने ही नहीं अपनी यूनिवर्सिटी के, और किसी भी एमपी की तो किसी भी यूनिवर्सिटी के नहीं बने हैं, तो जैसे हमेशा करते थे या तो सेकेंड ईयर के आधार पर या 5th सेमेस्टर के आधार पर, जहाँ पर जो जैसी स्थिति हो वो हमको शायद लेना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्सेज पीजी वाले हैं उनमें भी मेरिट बेस पर ही होगा। पूरी कमेटी बना दी है, सारी जगह एडमिशन कमेटी के इंचार्ज बिठा दिए हैं और उनकी मदद करने के लिए छात्र हेल्प डेस्क लगा दी है, जिसमें 4 प्रोफेसर बैठेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे और सामाजिक दूरी और कोविड-19 की सब सुविधाओं को, उनसे बचने की सुविधाओं को लागू किया गया। अनलॉक 3 के साथ इंदौर में 56 दुकान में भी रौनक लौट आई है। आज से दुकानें खुल गई हैं। खाने पीने की शौकीन अब 56 दुकान पर व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। करीब 140 दिन से बंद 56 दुकान को खोलने का आदेश शुक्रवार की शाम कलेक्टर ने दिया। अब
सुबह 6 से रात 8 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। लोगों को मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाटिया ने 56 दुकान का जायजा लिया। अनलॉक 3 के तहत अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रौनक लौटी है। सुप्रसिद्ध 56 दुकान को आज से जिला प्रशासन ने पूरी तरह से खुले रहने के आदेश जारी किए हैं और इसके बाद अब चहल पहल और जो रौनक है वो दोबारा 56 दुकान पर अब देखने को मिल रही है। आखिर किस तरह से पूरा मैनेजमेंट रहने वाला है 56 दुकान का, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी तो उस दौरान कैसे हालात रहेंगे। गुंजन जी हैं जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अब 140 दिन के बाद रौनक लौटी है 56 दुकान की, कितनी ज़्यादा खुशी और उसी के साथ गाइडलाइन का पालन भी करना है। पालन करना है, उसी पे ही तो छूट मिली है कि जब कलेक्टर साहब ने यहाँ का दौरा किया तो निश्चिंत थे कि व्यवस्थाएं तो प्रॉपर है और हम पूरी ताकत से ये लगे हुए थे कि हमें परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है ये एक दिगर बात है, पर हमारा नैतिक दायित्व क्या है उस दायित्व को निभाते हुए हमने बॉडी ऑटो टेम्परेचर लगाए, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, उसके बाद में मास्क तक का वितरण हमने किया, NGOs को यहाँ पे लगाया। तो कलेक्टर साहब का विशेषता निर्देश था कि मास्क का उपयोग अधिक से अधिक हो, तो सिर्फ खाद्य पदार्थ का उपयोग करते हुए मास्क को छोड़ सकते हैं, बाकी कर्मचारी से लेके ग्राहक तक हर व्यक्ति को मास्क का उपयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये हम हमारे दिमाग में लेके चले हैं। देखिए ये नज़ारा इंदौर शहर का है, हैपनिंग सिटी जहां जायकों के लिए मशहूर है ये शहर, और अब यहां पर 140 दिनों के बाद रौनक लौटी है और ये रौनक के साथ साथ कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए अब 56 दुकान को खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने दे दी है। कैमरा पर्सन संतोष जटवान के साथ शालिनी हाटिया, IBC 24 इंदौर। भोपाल में रक्षाबंधन के बाद बाजारों में जन्माष्टमी का रंग छाने लगा था, लेकिन कोरोना काल का ग्रहण बाजारों पर ऐसा पड़ा कि रंग में भंग हो गया। दुकानदारों ने लड्डू गोपाल जी की मूर्तियों को तो सजा लिया, राधा कृष्ण के रंग बिरंगे पोशाक भी बिकने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कोरोना की वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे और परहेज कर रहे थे। लोग घर के दूसरे जरूरी सामानों की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं लॉकडाउन के कारण ट्रेनों के नहीं चलने से भी कई सामान बाजार तक नहीं पहुंच पाए। दुकानदारों ने बताया कि इस समय पर बम्पर खरीदी होती थी, लेकिन कोरोना काल में उनके व्यापार को 80% नुकसान हुआ है। कोरोना की वजह से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत कम भीड़ आ रही है। लोग पोशाकें खरीदने आ रहे हैं या पहले जैसा मतलब ऐसा माहौल नहीं है, मतलब आ रहे हैं और कम आ रहा है। हाँ, माल आने में मतलब वो दिक्कत है और एकदम कभी भी कुछ हो रहा है, इसलिए दुकानदार रिस्क भी नहीं ले रहा है मतलब माल लाने के लिए। नहीं, बहुत कम ले रहा है, मतलब भीड़ कम ही हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है ना इस वक्त, तो इस चक्कर में सब कम ही लोग आ रहे हैं। बिल्कुल माल आने में दिक्कत है ना, ट्रांसपोर्ट से माल आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी, इस चक्कर में परेशानी हो रही है, जगह जगह बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 244 बंदियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इनमें से 1 महिला और 243 पुरुष बंदी शामिल हैं। रिहा होने वाले बंदी अब तक 14 साल से लेकर 20 साल तक का कारावास भोग चुके हैं। साथ ही शासन ने उनकी शेष अवधि की सजा माफ कर दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।